बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। आज हम इस क्लास में हमारा टेस्ट देने जा रहे हैं। ये जो क्लास है उसमें हमारा टेस्ट और रिवीजन दोनों होने वाला है। ये जो टेस्ट है आज का हमारा गणित का होने वाला है, जिसमें हमारे 20 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके साथ में पिछले साल में जिन जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। लिखा है, निम्नलिखित संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपके सामने जो 4 विकल्प हैं उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या पहचानना है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या को पहचानने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि हम अंकों को गिन के बड़ी संख्या पता करते हैं, और यदि अंक बराबर हैं तो हम आगे से देखते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है। तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक नया सवाल बनाया है जिसमें आपको पहचानना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। ये जो प्रश्न है इसमें 3 विकल्प दे रखे, ठीक है, 73, 8343 और 812। इसमें आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 8343। क्यों होगा आंसर, क्योंकि इसमें 4 अंक दे रखे हैं, 1 2 3 4, बल्कि पहले वाले विकल्प में 2 अंक दे रखे हैं और इसमें 3 अंक दे रखे हैं। तो बड़ी संख्या पहचानने से पहले हमें 2 काम करना है। पहला, अंकों को गिनना है। तो इसमें 2 अंक दे रखे हैं, इसमें 4 अंक दे रखे हैं और इसमें 3 अंक दे रखे हैं। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि इसमें 4 अंक दे रखे हैं। लेकिन यदि अंकों की संख्या बराबर है, जैसे कि हमारे सामने जो 4 विकल्प हैं उसमें अंकों की संख्या बराबर है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले वाले अंक को देखना है। सबसे पहले वाला अंक इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। यदि इसमें से कौन सा भी अंक एक बड़ा होता तो हमारा उत्तर वही हो जाता। लेकिन सभी संख्याओं का पहला अंक क्या है, समान है, और वो क्या है, 7। दूसरे अंक की बात करते हैं। इसमें दूसरा अंक है 1, इसमें है 2। तब 1 बड़ा है या 2, तो क्योंकि बी में 2 है तो 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे मिला है 2, तीसरे वाले विकल्प में भी दूसरे नंबर पे है 2, इसमें भी है 2। तीनों विकल्प में पहले दोनों अंक समान है, क्या है, 7 और 2। अब तीसरा अंक देखेंगे हम, ठीक है। तीसरा अंक में इसमें है 1, इसमें है 2। अब 1 बड़ा है या 2, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है तो हमें बड़ा अंक देखना है। तो 2 बड़ा है सी का, बी में 1 छोटा है, तो ये हो गया हमारा बी भी कैंसल। और तीसरे डी वाले विकल्प में देखेंगे कि इसमें 1 दे रखा है, क्योंकि 1 छोटा है 2 से, ठीक है। इसमें तीनों अंक क्या है, 7 2 2 और इसमें है 7 2 1। तो हमारा विकल्प नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी, ठीक है। आपको अपने जो उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलते जाना है, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो आइए चलते अब हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने है। लिखा है, 16,0813 को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको इसको शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है। लेकिन देखिए, आपको शब्दों में दे रखा है 16,0813, तो और 4 विकल्प में हमारे सामने अंकों में ही दे रखा है। तो मतलब जो शब्दों में दे रखा है उसको हमको अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं 16,0813। तो इसके लिए हमने सीखा हुआ है कि हमको सबसे पहले 4 कमरे बना लेना है। इन 4 कमरों में
अलग अलग लोग रहते हैं। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इकाई। ये होता है इकाइयों का, ठीक है। ये होता है हमारा हजार का, ये होता है हमारा लाख का, और ये होता है हमारा करोड़ का। ये 4 कमरे हैं। अब इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। अब हमारा सवाल ऑटोमेटिक सही सोल्व होगा। कैसे? देखिए, लाख के आगे क्या लिखा है? 16। मतलब लाख के घर में कितना लिखना हमको? 16। तो हमने लाख के घर में लिख दिया 16, लिख दिया। फिर आगे क्या लिखा है? 813। देखिए यहाँ पे लिखा है 813, लेकिन हजार लिखा है क्या? नहीं। तो मतलब हजार के घर में हमको कुछ भी नहीं रखना है। यहाँ पे लिखा है 813, तो 813 हमें पता है कि हम कहाँ पे रखते हैं? इकाई के घर में। अब इकाई वाले कमरे में कितने होने चाहिए? 3। तो इसमें तो 3 है, 8 1 3, तीनों लोग बराबर हैं। हजार वाले में कितने होना चाहिए? 2। लाख में भी 2, करोड़ में भी 2। तो हजार वाले घर में 2 है क्या? नहीं। तो हम इसकी पूर्ति कैसे करते हैं? तो 0 और 0 लगा के हम इसकी पूर्ति करते हैं। तो देखिए, इसमें 3 हो गए, इसमें 2 हो गए, लाख वाले में भी 2 हो गए, करोड़ वाले में हमको आवश्यकता नहीं है। अब इसको बॉक्स से बाहर लिखेंगे, 16 0 0 8 1 3। तो ये हमने लिख दिया 16,813, ठीक है। अब हमको विकल्प में ढूंढना है। देखिए, पहला विकल्प 16,813 नहीं मिल रहा है, बी वाला भी नहीं मिल रहा है, सी वाला, ठीक है। 16 लाख, ठीक है, 16,813। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। यानी कि जो प्रश्न नंबर 2 है उसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आती हैं, ठीक है। एक में, जैसे कि मैंने लिख दिया 5। अब जो 5 है वो या तो 1 के पहाड़े में आता है या 5 के पहाड़े में आता है। मैंने लिख दिया 19, तो 19 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 1 और 19, ठीक है। मैंने लिख दिया 29, तो 29 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 1 और 29। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और हमारी 1 से लगा के 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और ये अभाज्य संख्या आपको याद भी होना चाहिए। अब अभाज्य संख्या से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। 2 एक अभाज्य संख्या भी होती है, 2 एक सम संख्या भी होती है। यही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 11, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। तो हमारा जो विकल्प दे रखा है इसका क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया एक तरीका। एक और तरीका है कि अब मान लो ये तो 100 तक अभाज्य संख्या, मान लो और बड़ी कुछ संख्या आ गई, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं? तो देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, भाग लगा के पता करना पड़ेगा। जैसे कि 91। अब क्योंकि 91 एक विषम संख्या है, विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 हो,
विषम संख्या कहलाती हैं। तो क्योंकि इसका आखिरी अंक 1 है, इकाई के स्थान पे 1 है, तो ये विषम संख्या है। तो इसमें 2 से तो भाग लगा के नहीं देखेंगे हम, है ना, तो 3 से लगा के देख लेंगे। 3 के पहाड़े में 9, 3 से 3 बार चला जाएगा, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, 4 से नहीं लगाना है, 5 से नहीं लगाना, 6 से नहीं लगाना, 7 से लगा के देखते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 गए तो 2, ऊपर से उतारा 1, 7 त्रिया 21, मतलब 3 बार में पूरा भाग चला गया। मतलब पूरा भाग चला गया मतलब 7 के पहाड़े में भी 91 आता है, और 13 के पहाड़ा को भी हम अगर 7 बार बोलते हैं तो 91 आता है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। अगर पूरा भाग किसी भी संख्या से पूरा भाग चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला है 93। अब इसमें हम सम संख्या तो नहीं है, ये भी एक विषम संख्या है। तो इसमें हम किससे भाग लगा के देखते हैं? 3 से भाग लगा के देखेंगे तो 3 बार में 9, और 9 में से 9 गया तो 0, ऊपर से उतारा 3, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया तो 0। देखिए 3 से 93 में पूरा भाग चला गया, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कभी भी पूरा भाग नहीं जाता है। पूरा भाग का मतलब है कि हमारा शेषफल 0 0। ठीक है, अब अगली संख्या है 95। क्योंकि इसका आखिरी अंक 5 है तो हम इसमें 5 से पूरा भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, ऊपर से उतारा 5, 5 नाम 45। तो 19 बार में पूरा भाग चला गया, या 19 के पारे में 95 आता है, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक संख्या दे रखी है, इसमें किस अंक का स्थानीय मान अधिक है? पूछा स्थानीय मान। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान का मतलब होता है वो किस स्थान पे है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा ये एक नई संख्या लिखी है, इसमें मैंने 8 का स्थानीय मान पूछा, मतलब जो 8 है वो किस स्थान पे है। तो मुझे आगे वाली संख्याओं को ऐसा ही लिख देना है, और 8 का स्थानीय मान पूछा है तो मुझे 8 लिख के इसके पीछे जितने अंक है उतनी हमको 0 लगा देना है। मतलब 8 का जो स्थान का मान है वो किस स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है, तभी उसका उत्तर क्या आ रहा है? 800 आ रहा है। अब आपके प्रश्न ने पूछा है कि ये जो संख्या दे रखी है 30,746, इसमें किस अंक का स्थानीय मान अधिक है? अधिक का मतलब होता है कि इसमें ऐसा कौन सी संख्या लें, इसमें ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे जो शुरू वाला अंक होता है उसका स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा? स्थानीय मान 6। 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 40। 7 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 700। 0 का तो 0 ही रहेगा। और अगर हम 3 का निकालेंगे तो 3 लिख के 1 2 3 4 4 0 लगा देना है। मतलब सबसे अधिक किसका आया? हमारा 3 का। तो हमारे प्रश्न ने यही पूछा है कि किस अंक का स्थानीय मान अधिक है। इसमें स्थानीय मान नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि यदि हम स्थानीय मान निकालते हैं तो ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो 3 का ही हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पे? 30,000। तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की ओर। रोमन संख्या पद्धति में सी का मान क्या होता है? देखिए संख्या पद्धति होती है रोमन, ठीक है, एक रोमन संख्या पद्धति होती है जिसमें आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10,
एल का मतलब होता है 50, ठीक, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। तो कभी कभी आपकी परीक्षा में रोमन संख्या पद्धति से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको रोमन संख्या पद्धति का भी मान पता होना चाहिए कि 10 को कैसे लिखते हैं, x, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि रोमन संख्या पद्धति में c का मान क्या होगा। तो c का मान कितना होता है रोमन संख्या पद्धति में, 100 होता है। तो इसका कौन सा उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, बहुत आसान प्रश्न दे रखा है, 2408 गुणित 200 बराबर है। अब उसने पूछा है कि बराबर, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है कि आपको क्या करना है। तो ऐसे सवालों को क्या करना है कि हमको चिन्हों को देख के हल करना है। यहाँ पे काय का चिन्ह दे रखा है, गुणा का, तो हमको इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना। बहुत ही आसान है, 8 गुणित 200। तो इस प्रकार हमने गुणा को सीख रखा है कि क्या करना, यदि किसी भी संख्या के सबसे आखिरी में अगर 0 है तो उनको ऐसा ही लिख देना है और इस पूरी संख्या में 2 से गुणा करके देख लेना है। 2408 में हम सिर्फ 2 से गुणा करेंगे, पीछे वाले 0 को ऐसा ही हमको लिख देना है। 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16, हासिल 1, 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4। तो कितना आ गया हमारा, 4 8 1 6 और 2 0 हमारे पहले से लगे हुए हैं, ठीक है, 200 के पीछे के 2 0। तो ये हो गया इसका उत्तर, कौन सा हो गया, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं, मान लो लिखा है 8 3 4 5 गुणित 100 या 1000 या 10, ठीक है, इनसे गुणा करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है और किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो उत्तर वही आता है। तो हमको पीछे के 3 0 लिख देना है, इसका सीधा तरीका। और इस 1 का अगर इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, वही आता, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर वही आता है। तो 8345 को ऐसा लिख देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लिखा है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। अभी आपको इसमें समझना हो कि गुणज मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है कि 5 है तो 5 के कौन कौन से गुणज होते हैं, ठीक है। 5 के गुणज लिखिए, 5 के गुणज का मतलब होता है कि हम यदि 5 से भाग लगाएं तो कौन कौन सी संख्या में पूरा भाग चला जाता है। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि हमको पहाड़े को लिखना है। जैसे 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा, 10 में लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा, 15 में लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा, 20 में लगाएंगे तो 25 में लगाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे क्या हो जाएगी, हमारा पूरा पहाड़ा बन जाएगा। और ये पहाड़ा कहाँ तक चलता है, हमारा अनंत तक चलता है। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़े, ठीक है, गुणज का मतलब होता है पहाड़े। और पहाड़े कहाँ तक चलते हैं, ठीक है, जहाँ से भी स्टार्ट होते हैं वहाँ से अनंत तक चलते हैं। ऐसा नहीं कि 5 का पहाड़ा 50 पे ख़त्म हो जाएगा, 5 का पहाड़ा भी अनंत तक चलता है। तो अब हमको इस प्रकार के प्रश्नों को समझना। यहाँ पे लिखा है गुणज 6 के प्रथम, प्रथम का मतलब होता है शुरुआत वाले। तो हमको 6 के पहले तो गुणज लिखना है, 6 12 18 24 30 36 42 48, इस प्रकार बहुत सारा चलता जाएगा, ठीक है। आगे भी कंटिन्यू होता जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना, पर हमको इतना नहीं लिखना है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे लिखा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 6 के गुणज तो अनंत है, लेकिन हमको लेना उसमें से कितने हैं, उसमें से लेना है 5।
और 5 में तो फिर 5 ये भी ले सकता हूँ, 24, 30, 36, 42, 48 ये भी ले सकता हूँ। लेकिन इसीलिए उसने बोल दिया है प्रश्न में कि प्रथम। प्रथम का मतलब होता है कि आपको शुरुआत वाले 5 लेना है, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ इनके गुणज, उसके जब शुरुआत होती है तो उसके आपको 5 गुणज लेना है, ना कि पीछे वाले गुणज। ठीक है, तो सबसे शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? 6 से। तो 6, एक तो हो गया 6, एक हो गया 12, एक हो गया 18, एक हो गया 24 और एक हो गया 30। हो गए 5 गुणज और उनका क्या करना है? योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हम 6, 12, 18, 24 और 30 को जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? तो गुणज का मतलब होता है पहाड़े, और पहाड़े अनंत तक चलते हैं। लेकिन हमको कौन से लेने हैं? तो वो हमारा प्रश्न बताएंगे कि 5 लेने हैं, पर 5 कौन से लेने हैं? वो भी प्रथम, मतलब शुरुआत के 5 हमको लेना है और उनका क्या करना है? लेके उनका योग करना है। इसे पूरे प्रश्न को समझना है हमको। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ना है, हमको बहुत आसान हो गया। 6 को जोड़ना है 12, 18, 24, 30। ठीक है, हो गए 5 गुणज। अब इनका क्या कर देना है? योग। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16। 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20। 20 में 0 को जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा। 20 का लिखा 0। हासिल कितना आया? 2। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 6। 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9। तो इसका कितना उत्तर आ गया हमारा? 90। कौन सा आ गया? विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। 1000 के अभाज्य गुणनखंड है। 1000 के क्या पूछा उसने? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले से पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 1000, अब इसके हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको इसमें अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। तो सबसे पहली 1000 है। 1000 सम संख्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें इकाइक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती है। तो इसमें इकाइक अंक क्या है? 0। तो सम संख्या, जब तक सम संख्या रहेगी हमें किससे भाग लगाना है? हमें 2 से भाग लगाना है। तो इसमें हमको किससे भाग लगाना है? 2 से। तो हम इसमें 2 से भाग लगा के देखते हैं। तो जब हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? तो 2 से 2 अंकों को लेना है। 2 पंजा 10। ठीक है, घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया तो 0, ऊपर से उतारा 0, भाग नहीं जा रहा इसलिए यहाँ पे 0, ऊपर से उतारा 0, भाग नहीं जा रहा इसलिए 0। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 500 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको अगली संख्या आई हमारे पास 500। क्या 500 सम संख्या है? हाँ। क्यों सम संख्या है? क्योंकि इसका इकाई का स्थान क्या है? 0 है। तो फिर हमको 500 में 2 से भाग लगाना। जब तक संख्या सम रहेगी हमको 2 से ही भाग लगाना है। 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 5 में से 4 गए तो 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजा 10, 10 में से 10 गए तो 0, 0। अब ऊपर से उतारा ये इस 0 को, लेकिन हमने पाड़ा बोला क्या? नहीं। तो हमको यहाँ पे लगा देना है 0। तो हमने यहाँ पे 2 से भाग लगाया तो क्या है हमारे पास? 250। फिर हमको वही हमारा काम है, हमको ये देखना है कि क्या संख्या सम है। तो 250 सम है या विषम? तो क्योंकि इसका इकाई का स्थान 0 है इसलिए सम संख्या। तो हमको किससे भाग लगा देना है? 250 में। फिर हमको 2 से भाग लगाना है। 2 एकम 2। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 5, 2 दूना 4, 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से उतारा 0 और 2 पंजा 10। ये हो गया हमारा 125।
अब हमको देखना है क्या 125 सम संख्या है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 5, और 5 सम संख्या की पहचान है क्या, नहीं। तो 5 एक सम संख्या नहीं है, तो हमको इसमें 2 से भाग नहीं लगाना है, तो 3 से भाग लगा के देखना है हमको। ठीक है, 3 से भाग लगा के हम इसमें क्या करेंगे देखेंगे। तो 3 से भाग लगा के इसको चेक करते हैं हम। 125 में 3 से भाग लगाते हैं। 3 चौक 12, 0 0 ऊपर से उतारा 5, 3 एकम 3, शेषफल बच रहा है, मतलब हमको 3 से भाग नहीं लगाना है। 3 के बाद फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1000 कहाँ तक पहुँच गए थे हम, 2 से भाग लगा दिया हमने 500। ठीक है, फिर 2 से भाग लगा दिया था तो 250, फिर 2 से भाग लगा दिया था 125। अब हमको अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 5। 5 से 125 में हमको भाग लगाना है। 5 दूना 10, ऊपर से उतारा 2 में से 0 गया 0, 1 में से गया 0, ऊपर से उतारा 5, 5 25, चला गया पूरा भाग। कितनी बार गया 25 बार। तो किससे गया 5 से, 5 से लगा दिया तो 25। अब देखिए यहाँ पे जो 25 आया है उसमें 5 के पहाड़े में आता है कितनी बार 5 बार, और 5 से भाग लगाएंगे तो 1 बार। तो ये क्या आ गया हमारा, हमने 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में। और अभाज्य संख्या देखिए क्या आया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब 2 भी 3 बार है और 5 भी 3 बार है। तो हमारा क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चला अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, हमको अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना है। और कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना, पहले 2 से लगाना है, 2 से नहीं जाए तो 3 से, 3 से नहीं जाए तो 5 से, 5 से नहीं जाए तो 7 से, 7 से नहीं जाए तो 11 से, 11 से नहीं जाए तो 13 से। ऐसे अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना है। इसके अलावा हमें और किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं लगाना। तो जो गुणनखंड निकलेंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, उसने बोला है बराबर हैं। तो क्या बराबर हैं, तो आपको चिन्ह देख के समझना पड़ेगा कि ये दशमलव का उसने जोड़ दे रखा है, हमको क्या करना है जोड़ना है। तो हम दशमलव का कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले लिखा है 20.008। अब अगली संख्या उतारनी हमको 20.008। तो सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद 0 और 2, पीछे क्या लिखा है 0 0 और 8। ठीक है, ये इससे बाहर जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। जोड़ते और घटाते समय इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला है 20 तो दशमलव लिख देना है, फिर 0 2, पीछे क्या लिखा है 0 0 0 और 8, फिर लिखा है 20। अब ये लिखा है सिर्फ 20 को हमको दशमलव में बदल देना, 20 लिख के हमको 0 0 लिख देना है। ठीक है, देखिए दशमलव अगर हमने पीछे दशमलव लगा दिया तो हम कितने भी 0 लगा दे उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के नीचे दशमलव 0 2, फिर 0 0 0 0 में कितने भी 0 लगा दूँ दशमलव के बाद उससे उसका मान नहीं बदलने वाला। आप जोड़ेंगे 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में तीनों 0 को जोड़ेंगे तो 8, 0 का 0 दशमलव 0। अब इसको जोड़ेंगे 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8, कितना आया 80.0888। कौन सा आ गया, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है 140.75 गुणित 0.01 को सरल कीजिए। जब भी आपके सामने ऐसा कोई शब्द आता है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए का मतलब होता है आपको जो चिन्ह देख रहा है उसको देख के हल करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 140.75
और 0.01, इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि आपको इन दोनों का गुणा करना है, और ये कौन सा गुणा है, दशमलव का गुणा है। तो बहुत आसान है, क्या है, 140.75 में 0.01 का हमको गुणा करना है। देखना, अभी हम क्या करेंगे, इसको बिना दशमलव वाली संख्या मान के गुणा करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेंगे कि ये जो दशमलव दे रखा है इसमें ये नहीं है। अभी हम बिना दशमलव वाली संख्या को समझ के हल करते हैं। तो 1 का पाड़ा 5 में, 1 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5, 1 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 7, 1 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 1 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4, और 1 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 1। ठीक है, अब देखना, ये जो नीचे वाली संख्या है ये लिखा है 001। ठीक है, अब इसका मतलब होता है जो आगे 0 होता है उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों 0 को हटा सकते हैं। अब गुणा कर दिया है 1 का, ठीक है, 1 का गुणा कर दिया। अब क्या करना है, हमको दशमलव को देखना है। दशमलव ऊपर वाली संख्या के पास जाएंगे, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब टोटल मिला के दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 और 2 4 अंक है। तो हमको पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव को लगाना है। पीछे से 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, हमारा दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हमारा जो उत्तर है वो हो गया 1.4075। कौन सा आ गया, विकल्प नंबर सी। जो विकल्प नंबर सी जिन बच्चों ने बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे समझ में कैसे करते हैं गुणा। पहले दशमलव को हटा देते हैं, फिर हमारा जो उत्तर आता है उसमें हम दशमलव के बाद जितने अंक है उतने अंकों को गिनने के बाद उसमें हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, इस प्रश्न में एक तरीके से और इसको हल कर सकते हैं। कैसे, देखना, यहाँ पे जब हम देखेंगे कि 140.75 गुणित 0.01, ठीक है, अब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, 1 2 3 4, तो पीछे से दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद ही हमारा उत्तर होगा जो भी। तो देखिए, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये हो गया कैंसिल, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये भी हो गया कैंसिल, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है सी में तो ये हो गया सही, और इसमें 3 अंक है तो गलत। हमको दशमलव के बाद टोटल 4 अंक चाहिए, और हमारा सिर्फ एक ही विकल्प में हमको ये मिल रहा है सी में, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11वां प्रश्न। लिखा है 114 तथा 95 का लसअ एलसीएम है। मतलब आपको 114 और 95 का लसअ निकालना है। याद रखना, हम जब भी लसअ की बात होती है, लसअ मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, और ये हमेशा हम साथ साथ में निकालते हैं। हमने लिखा 114 और 95। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में हल करके जल्दी से उत्तर को कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो सबसे पहले हम लसअ निकालने के लिए ये देखते हैं कि क्या संख्या सम है। तो चूँकि 114 में 4 एक सम संख्या की पहचान है, इसलिए 114 सम संख्या है। जब 114 सम संख्या है तो हमें इसमें 2 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। ठीक है, 2 से 114 में भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, और फिर 95 अपनी जगह पे ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 95 एक विषम संख्या है। क्यों है विषम संख्या, क्योंकि इसका इकाई का मान 5 है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या हो जाएगी। अब हमको ये देखना है कि क्या दोनों में से कोई भी एक सम संख्या है, क्योंकि देखिए 57 लिखा हुआ है और लिखा है 95, इसके पीछे का अंक है 7,
इसके पीछे का अंक है 5, तो दोनों सम संख्या नहीं है, दोनों विषम संख्या है। तो अब हमको 2 से भाग नहीं लगाना, अब हमको 3 से लगाने की कोशिश करना है। 3 से यदि एक भी संख्या में भाग जाता है तो हम 3 से उसमें भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले हम 57 में 3 से भाग लगा के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो 2, ऊपर से उतारा 7, 3 नाम 27, 0 0। ठीक है, मतलब 3 से पूरा भाग चला गया, कितना आया 19। तो हमको यहाँ पे 3 से भाग लगा के 19 बार लगाना पड़ेगा। और देखना 95 तो में तो 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 95 अपनी जगह पे ऐसा ही रहेगा। लसपा में जब तक जिस संख्या में भाग जा रहा उसमें हमको भाग लगाना, और जिसमें हमको हमारा भाग नहीं जा रहा उस संख्या को ऐसा ही लिख देना है। जैसे 95 को हमने 3 बार ऐसा ही लिख दिया, उसमें कोई भाग ही नहीं जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है 19, तो चूंकि 19 एक अभाज्य संख्या है, आप लोगों को पता है 19 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, तो हमको यहाँ 19 से ही भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास एक संख्या है 95, चूँकि 95 में इकाई के स्थान पे 5 है, और जब इकाई के स्थान पे 5 होता है तो हमें पता है कि उसमें 5 से पूरा भाग चला जाता है। तो हम 5 से इसमें भाग लगाते हैं। 5 एकम 5, 4, ऊपर से उतारा 5, 5 नाम 45, कितनी बार चला गया हमारा 19 बार चला गया है। तो हम 5 से भाग लगाएंगे। अब देखना, अब आगे वाले 19 में तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसको ऐसा कैसा ही अपनी जगह पे लिख देना है। और 95 में जब हमने 5 से भाग लगाया तो उत्तर क्या है हमारा 19 आया, तो उस 19 को यहाँ पे लिख देना। अब देखना 2 19 हमारे पास हो चुके हैं, और चूंकि हमको पता है कि 19 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब हमको 19 से सीधा इसमें भाग लगा देना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, अभी तक हमने इसमें क्या किया है, भाग लगाया है। क्या उत्तर आ गया क्या, नहीं, अभी नहीं आया है। ठीक है, अब देखना एक बात समझना, हम जब इसमें भाग लगाते हैं तो अब हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं। 2 से, 3 से, 5 से, 5 से नहीं जाए तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इसके अलावा किसी और संख्या से हम भाग नहीं लगाते हैं। अब क्या करना हमको, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 19, ठीक है, इन सभी का गुणा करके उत्तर लिखना है। तो क्या करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30। ठीक है, देखना इतना का पूरे का उत्तर क्या आ रहा है, 2 में 3 का गुणा किया 6, 6 में 5 का गुणा किया तो 30, 30 हमने लिख दिया। और हमें 30 और 19 का गुणा करना तो हम अलग से गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 19 से कम, 19 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, और 19 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 57 आएगा, 570। तो हमारा कौन सा विकल्प हो गया, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, सरल कीजिए। देखिए फिर लिखा हुआ है सरल कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न लिखा रहे सरल कीजिए तो उसमें आपको चिन्ह को देख के हल करना है। इसमें काय का चिन्ह लगा है, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। इसका मतलब है आपको इसका गुणा करना है, किसका, 4528 गुणित 1000, इन दोनों का आपको इस आपस में क्या कर देना है, गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले समझा दिया है कि जब भी हमारे सबसे पीछे वाली संख्या में अगर 0 है तो हमारे उत्तर में भी 3 0 आ जाएंगे। अब जो आगे वाला एक है इसका पूरा गुणा इसमें करना है, और जब एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, तो वापस हमको आगे वाली संख्या को ऐसा ही लिख देना है, ये इसका शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आप अपने तरीके से भी करेंगे, जैसे कि कैसे, 45 और 28 में 1000 लिख के
उसका यदि आप गुणा भी करेंगे तो भी उत्तर यही आने वाला है। ठीक है, बहुत आसान है। पीछे के जो 3 जीरो है उनको हमको ऐसा ही लिख देना अगर पीछे हो सबसे तो। ठीक है, और फिर इस 1 का गुणा पूरी संख्या में करना है। तो जब हम इस 1 का गुणा पूरी संख्या में करते हैं तो उत्तर हमारा वही आ जाता है। तो हमारा कौन सा उत्तर आ गया? विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए इसमें विकल्प नंबर डी में भी है लेकिन ये 54 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 45 लिखा हो। तो आपको विकल्प बताते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि उत्तर को ध्यान से देखना, क्योंकि सभी जो उत्तर हैं वो आपस में मिलते जुलते रहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 लिखा है 12, 36 और 48 का मसप ज्ञात कीजिए। मसप मतलब HCF ज्ञात करना। और हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं? अलग अलग संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और फिर उनके आपस में जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिखना है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, मैं हल करूं इससे पहले आपको हल कर लेना है, और यदि आपने हल कर लिया है तो फिर प्रश्नों को समझना है। क्या लिखा है? 12, 36 और 48 का मसप ज्ञात कीजिए। मसप कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम इसमें 12 का भी अलग से ज्ञात करते हैं। ठीक, 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 48 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चूंकि 12 एक सम संख्या है इसलिए मैं इसमें 2 से भाग लगाने वाला हूँ। तो 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 6 बार। फिर मैं इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 3 बार, और मैं 3 से अब भाग लगाऊंगा 1 बार आ गया है। अब 36 में मुझे लगाना है। चलो पहली संख्या का लिख लेते हैं हम। क्या आया? 2 गुणित 2 गुणित 3, ये पहली संख्या का उत्तर आया हमारा। ठीक है, दूसरा 36 एक सम संख्या, तो मैं 2 से भाग लगाने वाला हूँ। 2 एकम 2, 2 अठी 16। देखिए किसी भी संख्या में हम 2 से भाग लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या को आधा करना है। जैसे कि मान लो मैं 1000 में 2 से भाग लगाऊंगा तो उत्तर क्या आएगा मेरा? 500 आएगा। ठीक है, अगर मैं 10 में 2 से भाग लगाने वाला हूँ तो 50 आएगा। तो आधा आपका लिखना है। फिर 2 का पहाड़ा बोल के 18 लाना, कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। अब 9 चूंकि एक विषम संख्या है इसलिए मैं 3 से भाग लगाने वाला हूँ। 3 से 3 बार, और फिर मैं 3 से भाग लगाने वाला हूँ 1 बार। क्या आया मेरा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये आया है। अब 48 में चूंकि 48 एक सम संख्या इसलिए मुझे 2 से भाग लगाना है। 2 दूना 4, 2 चौक 8। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 का पहाड़ा बोल के 12 लाना, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो 3 बार। अब 3 चूंकि एक अभाज्य संख्या है इसलिए 3 से ही भाग लगाना है। तो मुझे लिखना है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। चूंकि हमको मसप निकालना है। ठीक है, तो मसप में अब हम बनाने वाले जोड़े। ऐसे जोड़े बनाने हैं क्योंकि देखिए हमारी संख्या 3 है, 12, 36 और 48। तो हमको 3 संख्याओं के जोड़े बनाने। तो पहला जो निकला है वो यहाँ से निकल के आया है 2, तो मैंने इसको अलग से लिख लिया 2। ठीक है, तीनों में जो कॉमन है उसको हमको बाहर निकालना। ठीक है, उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं इसको, सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं। तो तीनों में जो कॉमन है उभयनिष्ठ है सर्वनिष्ठ, उसको हमको बाहर निकालना है। फिर अगला हमको देखना है ये 2 यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे, मतलब तीनों में है। तीनों में होना आवश्यक है। ठीक है, अगर 3 संख्या तो तीनों में होना आवश्यक है। तो मैं गुणा का चिन्ह लगा के इसको 1 बार बाहर निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब देखना 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। देखना अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 के नीचे 3 हो, इसके नीचे 3 हो, नहीं। अगर ये 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है तो भी हमारा क्या बन जाएगा?
एक कंप्लीट जोड़ा बन जाएगा। तो ये तीनों में 3 है तो मैंने कर दिया गुणित 3। अब देखना 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन ऊपर नहीं। देखना इन ये जो तीनों 2 है इनका आपस में नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तीनों में कॉमन चाहिए। बल्कि ऊपर वाली लाइन में तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अब हमको हमारा किसी भी प्रकार से कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमें इन्हीं 2 संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। 2 दूना 4 और 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12। तो हमारा मसप कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ना है। क्या दे रखा है, एक आम का मूल्य 6 रुपये है तो 8 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक का मूल्य दे रखा है। एक का मूल्य कितना दे रखा है 6। मतलब आप अगर एक आम खरीदते हैं तो उसका मूल्य आपको 6 रुपये देना पड़ेगा। तो प्रश्न ने पूछा है 8 आमों का मूल्य क्या होगा। मतलब अगर आपने 8 आम खरीदे तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, क्योंकि एक आम का मूल्य कितना दे रखा हमारे पास, एक आम का मूल्य हमारे पास है 6 रुपये और किसका पूछा है 8 का। तो हम क्या करेंगे 8 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे। तो 6 का पार्ट 8 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 48 रुपये। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आ रहा है, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि एक आम का मूल्य 6 रुपये है तो 8 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 48 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 15। 12 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब 12 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखा है गुणनखंड। तो हमको पहले तो क्या करना है 12 और 15 के गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो 12 है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो जो पहाड़ा है 12 है वो आता है 1 के पहाड़े में, वो आता है 2 के पहाड़े में, वो आता है 3 के पहाड़े में, वो आता है 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में आता है। और 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में तो सभी आते हैं, फिर आता है 3 के पहाड़े में, ठीक है, फिर आता है 5 के पहाड़े में और फिर डायरेक्ट आता है 15 के पहाड़े में। इतने ही पहाड़े में आते हैं। अब उसने यहाँ पे लिखा है एक शब्द लिखा है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होगा कॉमन। ठीक है, देखिए ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। मतलब आपको 12 तथा 15 के गुणनखंड निकालना है और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में क्या समान है। तो देखिए दोनों में 1 है तो हमारा 1 कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, फिर क्या है 3 तो ये 3 हो गया। उसके बाद और कुछ है क्या कॉमन, नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं, 12 यहाँ पे नहीं है। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ दोनों का मतलब कॉमन होता है कि आपको पहले क्या करना है कि 12 और 15 के गुणनखंड निकालना है और फिर उसमें जो उभयनिष्ठ है उसको हमको बाहर करना। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन है। तो कौन सा आ गया हमारा विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि संख्या, एक संख्या दे रखी है उसमें 6 का जातीय मान पूछा है। क्या पूछा उसमें 6 का जातीय मान। ठीक है, तो देखिए जो जातीय मान होता है उसका एक और क्या नाम होता है, अंकित मान भी होता है। मतलब इसे हम जातीय मान भी कह सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं,
अंकित मान भी कह सकते हैं। तो जाति मान या अंकित मान एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन आपकी जो परीक्षा होता है उसमें अधिकतम जाति मान शब्द का ही उपयोग किया जाता है। तो बहुत आसान है, क्या है कि 6 का जाति मान क्या होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी संख्या का अंकित मान या जाति मान वही होता है जो संख्या के अंक का मान होता है। तो इसमें पूछा है कि 6 का जाति मान क्या होगा, तो 6 का जाति मान होगा 6 होगा, बस खत्म। ठीक है, तो कौन सा आ गया, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। अब प्रश्न नंबर 17 में आपको आपके सामने कुछ संख्याएं दे रखी है और बराबर से इधर लगा हुआ है एक प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब होता है कि ये इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, तो इसको हल करना है। हल करने में हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए इनके बीच में काय का चिन्ह है, जोड़ का, जोड़ का, जोड़ का और जोड़ का। तो हमको क्या कर देना है, इनको सभी को जोड़ देना। सबसे पहले लिख देना मुझे 20,000। अब अगली से पहली संख्या हमने लिख दी, दूसरी संख्या लिखते समय पीछे से लिखना है 0 0 0 और 7। फिर मुझे पीछे से लिखना है 0 0 और 8। फिर मुझे पीछे से लिखना है 0 और 5 और फिर पीछे से लिखना है 4। अब इन सभी का योग मुझे करना है। 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4, 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5, 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8, 0 में 7 को जोड़ेंगे 7 और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 उत्तर आएगा। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपको 4 संख्याएं दी गई हैं। 654 है, फिर 665 है, 645 है और 656 है। इनको लिखा है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो अभी हमने पिछला जब प्रश्न किया था तो उसमें बात की थी कि हम छोटी बड़ी को कैसे पहचानते हैं। पहले तो हम अंक गिन लेते, तो चारों संख्याओं में अंक बराबर हैं। ठीक है, तो ये खत्म। अब हमको पहला अंक देखना है। तो चारों संख्याओं में जो पहला अंक है वो 6 6 6 है। ठीक है, फिर क्योंकि हमको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है 54, यहाँ पे लिखा है 65, यहाँ पे लिखा है 45 और 56। तो 54, 65, 45 और 56 में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 45। तो हमारा पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 645 हो जाएगी। 45 से बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, 54। तो अगली संख्या हो जाएगी 654 हो जाएगी। इससे बड़ा कौन सा हमारा, 56। तो हो जाएगा 656 और लास्ट संख्या कौन सी हमारी, 665। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। दो क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम में हम हमेशा छोटी संख्या को पहले लिखते हैं और अवरोही क्रम में हमेशा हम बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। इनका एक और नाम होता है घटते और बढ़ते क्रम, पर परीक्षा में आपका आरोही शब्द का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा आ रहा है, मिला लेते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है पहले तो अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, माइनस। ठीक है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। आपको क्या करना है,
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं कि 5 बार 9 लिखते हैं। ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये हो गया पहला कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब यहाँ पे लिखा है छोटी संख्या, तो कितने अंकों की? तो ये यहीं पे लिखा है ये 5 अंकों की बड़ी भी संख्या होनी चाहिए और छोटी भी होनी चाहिए। उन दोनों का छोटी संख्या लिखेंगे 5 अंकों की, तो 1 लिख के कितने जीरो लगा देना, हमको 4 जीरो लगा देना है। और बोला है उनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इसके नीचे लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8। तो क्या आ गया हमारा विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखिए बड़ी और छोटी संख्या का मतलब आप समझते हैं ना। बड़ी संख्या जब हमको लिखनी होती है तो उतनी बार 9 लिखना होता है। बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मान लो लिखना हो तो कितनी बार 9 लिखेंगे, हम 4 बार 9 लिखेंगे। 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 बार 9 लिखेंगे। छोटी संख्या लिखते समय हमको 1 लिख के 0 लगा देना। जैसे बोला कि 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 1 लिख के हमको 3 जीरो लगा देना। 2 अंकों की छोटी संख्या तो 1 लिख के हमको 1 जीरो लगा देना। 3 अंकों की छोटी संख्या तो 1 लिख के हमको 2 जीरो उसमें लगा देना है। ठीक है, चलिए अब हमारे लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में क्या दे रखा है, तो प्रश्न नंबर 20 में आपको दशमलव का फिर से गुणा दे रखा है। ठीक है, तो दशमलव का गुणा है तो हम क्या करते हैं, संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं पहले बिना दशमलव की मान के। लिख लिया हमने, ठीक है। आप चाहे तो दशमलव भी लगा सकते हैं, बस इसको मानना आपको नहीं है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो आएगा 12। ठीक है, 12 में आपको क्या कर देना है, सबसे पीछे वाले अंक को लिखना है नीचे, और जो 1 आया वो किस रूप में आया बचा, हमारा हासिल के रूप में बचा हुआ है। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0। ठीक है, हासिल 1 बचा फिर से। 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 21, और 21 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 22। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0। ठीक, अब चूंकि हमने पहली संख्या का गुणा कर दिया है इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे एक क्रॉस। ठीक है, अभी हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं। दशमलव का गुणा करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं होता, हम उत्तर में दशमलव लगाते हैं। ठीक है, अब 5 का नंबर, 3 से पूरी संख्या में हो गया गुणा। अब 5 का नंबर, 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 20, हासिल कितना आ जाएगा हमारा 2। 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे तो 17, हासिल 1। और 5 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 35, और 35 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 में क्रॉस को जोड़ेंगे तो 2, 0 में 0 को जोड़ा तो 0, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो 9, 6 में 2 को जोड़ा तो 8, और 3 में 0 को जोड़ा तो 3 आ गया है। ठीक है, अभी हमारा उत्तर नहीं आया क्योंकि हमारा प्रश्न किस में है, दशमलव में है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो भी दशमलव में होना चाहिए। तो हम दशमलव के बाद गिनते हैं टोटल ऊपर या नीचे वाली संख्या में कितने अंक है। तो देखना ये एक यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे दशमलव लगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 तो ऊपर है और 1 3 नीचे है, मतलब टोटल कितने हो गए, 4। तो हमको भी पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4। तो इसका उत्तर क्या आ गया, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने पिछले वाले प्रश्न में जैसे बताया था इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हमें कितने अंक चाहिए, 4। तो 4 अंक देखिए, इसमें 1 ही अंक है तो ये हो गया गलत, इसमें तो 3 ही अंक हो रहे तो ये हो गया गलत, इसमें 4 अंक है तो ये हो गया सही, इसमें भी 2 अंक है तो ये हो गया गलत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको 20 में से कितने नंबर आए उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी को वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है।
ठीक है, तो आज का टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।